असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, तभी हम न्यूटन्स लॉ को समझ पाएंगे। तो पहले हम कुछ इसके टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के रफली कितने टाइप होते हैं, और मतलब फोर्स के कितने टाइप का मतलब कितने उसके यूनिवर्सल टाइप होते हैं वो हम नहीं लर्न करेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे कि फोर्स कितने वे से किसी बॉडी पर अप्लाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। ये कोई नया टर्म नहीं है, हम लोग सेकेंडरी क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स क्या है? फोर्स पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स होता है। जब किसी बॉडी को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो फोर्स अप्लाई होता है। ओके, जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ दो बॉयज हैं और दोनों ही, एक तो यहाँ पर देखे तो ये पुश कर रहा है और दूसरा जो है वो पुल कर रहा है। तो इस केस में दोनों ही अप्लाई हो रहा है और दोनों ही हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। मतलब जब भी किसी बॉडी को पुल या पुश करेंगे तो वो फोर्स अप्लाई होगा। इसके अलावा हम ऐसे इसको दूसरे वे से भी कह सकते हैं कि व्हेन टू बॉडी इंटरैक्ट टू ईच अदर देन दे अप्लाई द फोर्स। ओके, मतलब दो बॉडी एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं तब, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंटरेक्शन बनाता है, तो वो भी फोर्स अप्लाई होता है। उसी तरह यहाँ पर भी देखें तो यहाँ हैंड जो है, हैंड क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है बॉक्स के साथ, और जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टू पुल एंड पुश इट द फोर्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर बॉडीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। अब दूसरा देखते हैं कि फोर्स में हम एक कांटेक्ट फोर्स हमेशा आएगा जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स को समझते हैं। कांटेक्ट फोर्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि समथिंग इज इन कांटेक्ट, है ना। जब कोई बॉडी कांटेक्ट में हो और जो फोर्स अप्लाई कर रही हो उसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, यानी फिजिकल कांटेक्ट की नेसेसिटी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि हम फिर पुराना वाला ही अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो यहाँ देख सकते हैं कि बॉडी जो है ये काफ़ी कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे। ये जो बॉक्स है, बॉक्स के डाउन साइड ग्राउंड के साथ ये कांटेक्ट में है। यहाँ हाथ है, हाथ का कांटेक्ट किसके साथ है, रॉब के साथ है। रॉब का कांटेक्ट बॉक्स के साथ है। फिर यहाँ हाथ का कांटेक्ट बॉक्स के साथ है। साथ ही साथ ग्राउंड का कांटेक्ट इनके बूट से है। तो अगर हम इसके कांटेक्ट और फोर्स को दिखाएं तो ऐसा मिलेगा। ये जो है ग्राउंड फोर्स अप्लाई कर रहा है इनके पैरों पे, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। उसी तरह यहाँ हाथ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है रॉब के साथ, वो भी कांटेक्ट फोर्स का ही एक पार्ट है। साथ ही साथ यहाँ हाथ से फिजिकली कांटेक्ट पुश किया जा रहा है बॉडी को, तो यहाँ पर भी एक कांटेक्ट फोर्स बन रहा है। तो सो दिस इज अबाउट द कांटेक्ट फोर्स। अगर हम कांटेक्ट फोर्स को डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज। ओके, दो बॉडीज का जब कांटेक्ट होगा इसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो रफली वी डिवाइड इनटू द थ्री पार्ट यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स आपको ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ओके, हमेशा परपेंडिकुलर लगता है कांटेक्ट फोर्स के। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम एक बॉक्स को रखा हुआ है इस फिगर में, तो ये नॉर्मल फोर्स जो है ग्राउंड के साथ जो फोर्स लग रहा है दैट इज द नॉर्मल फोर्स।
इसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं। ऐसे ही यहाँ कार को देख सकते हैं। कार के टायर पर जो ग्राउंड के साथ अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट एवरी फोर्सेस आर द नॉर्मल फोर्स। हालांकि यहाँ पर भी लगेगा इस दूसरे टायर पे, दैट इज नॉर्मल फोर्स। उसी तरह अगर हम किसी पर्सन की वॉकिंग को देखें तो पैरों के साथ जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसे हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ओके, हालांकि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम यहाँ उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये अप साइड जो है वो नॉर्मल फोर्सेस पर वर्क कर रहा है। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में क्या हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। ओके, पैरेलल लगता है। जैसे कि हम एक हाथ दूसरे हाथ पर जब रब करेंगे तो जब जिस डायरेक्शन में हम रब करने की कोशिश करें ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। जब बॉडी स्लाइड करता है तो तब फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू करता है। जब बॉडी रेस्ट में लगता रहता है तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लेकिन वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स का एक सेपरेट चैप्टर ही है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। अभी के लिए बस हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही समझते हैं। तो क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, कि जब बॉडी स्लाइड कर रही होती है तब उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी रेस्ट में रहती है और तब फ्रिक्शन लगता है तब उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये एक डेफिनेशन है। एक्ट्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड a direction is along the parallel to the contact surface. It opposes the relative motion between the contact surfaces of the objects. relative motion का क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर हमारे पास एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा कि ये अगर स्लाइड कर रहा है तो इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अब ये अगर स्लाइड कर रहा है इधर की तरफ तो फ्रिक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन में। तो इनके पॉइंट के बीच के रिलेटिव मोशन जो बनेगा ठीक इसके ऑपोजिट। रिलेटिव मोशन अभी के लिए देखा जाए तो स्लाइड किधर कर रहा है, लेफ्ट। रिलेटिव मोशन किधर बनेगा, लेफ्ट। इसलिए राइट के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब देखते हैं टेंशन फोर्स क्या होता है। टेंशन फोर्स इज जस्ट ए ट्रांसमिटिंग फोर्स होता है और एक पुलिंग फोर्स होता है ना। हमेशा ध्यान रखना टेंशन फोर्स क्या होता है, हमेशा एक पुलिंग फोर्स होता है। पुलिंग फोर्स होता है और ये ट्रांसमिट करता है थ्रू द मीडियम। जैसे कि अगर हम कोई रस्सी के को लेकर के और हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करें तो क्या होगा कि वो फोर्स जो होगा रस्सी से होते हुए हमारे हाथों तक पास करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये बॉक्स जो है वो सस्पेंडेड है। तो इसका जो सीलिंग है, सीलिंग से जो कनेक्टेड है रॉप विद द बॉक्स, तो सीलिंग क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से रॉप पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर के साइड, और ये बॉक्स का जो खुद का वेट है वो नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ भी फोर्स उतना ही लगा रहा है। इसको हम टी से नोट कर सकते हैं। तो ये टेंशन फोर्स हुआ। टेंशन फोर्स ध्यान रखना हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, पुशिंग फोर्स तो हो भी नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि रॉप लगाने पर किसी कार को चाहे किसी व्हीकल को अगर हम खींचना होता है तो हम रस्सी से बांधते हैं और उसको खींचते हैं ना कि धक्का दे पाएंगे, है ना, हमेशा खींच ही पाते हैं हम। तो दिस दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए पुलिंग फोर्स। और साथ ही साथ अगर इसको मोर प्रिसाइसली डिफाइन करें तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसे, क्योंकि जितने भी बॉडी है दुनिया के सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं। और एटम पर कोई ना कोई एक पार्टिकुलर चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बेसिक फिजिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो ये रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है। अगर एक हमारे पास पॉजिटिव हो, एक हमारे पास नेगेटिव हो, तब ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो रॉप है, रॉप किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। और इस पर एटम पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको एंटी एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं। और यही जो होते हैं बेसिकली टेंशन फोर्स कहे जाते हैं। इसका एक दूसरा नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना दे करके हम इसको टेंशन फोर्स यहाँ पर कहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में आप 12th ग्रेड के और जो सिलेबस है उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, हम उस पर भी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्या है टेंशन फोर्स? द पुलिंग फोर्स exerted by a stretched rope or cord object which is attached to the called the tension force. The tension force could also be called as the electromagnetic force, जो हमने अभी डिस्कस भी किया। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये बहुत ही वेल नोन गेम है, दिस इज कॉल्ड द टग ऑफ वार। और इसमें दो दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट से लोग एक दूसरे को खींचते हैं। ये कोई नई गेम तो है नहीं। इसको देखते हैं तो इसमें जो यहाँ पे एरो दिखाया गया है, ये क्या है? दिस इज द टेंशन फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इनसाइड द रॉप। तो दिस इज द टेंशन फोर्स। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये दही मटका है और इसमें जो टेंशन फोर्स है, इसका जो वेट है डाउन साइड वर्क कर रहा है, और इस वेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस रॉप पर गया हुआ है, जो कि टेंशन फोर्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे सभी रॉप पर ये टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा, टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा। अब चलिए देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यानी कि एक बॉडी पर जब बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, तो अगर उसका नेट फोर्स निकालना होता है तो हम वेक्टर सम कहते हैं। वेक्टर सम आप समझ पाओगे, वेक्टर चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पर भी वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। तो क्या होता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी and we can find the resultant one by adding the all the forces vectorly। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। एन से नोट करते हैं या इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करते हैं। हम समझेंगे कैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और कैसे इसको 1 न्यूटन कर पाएंगे। यानी कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब न्यूटन लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। So this is how do we find the resultant force। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस फिगर में, तो हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस दे रखे हैं। बहुत सारे का मतलब यहाँ हमारे इस फिगर में तो एटलीस्ट हमें दिया है 1 2 3 4 फोर्सेस दिए हैं। हम इसको F1 नोट करते हैं, F2 नोट करते हैं, F3 एंड F4। और हाँ, जब हम इसको वेक्टर का यूज करके ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा। कैसे ऐड करेंगे? हम सबका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालेंगे, सबका x कंपोनेंट y कंपोनेंट, और सबको एक साथ रखेंगे, डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे, और तब हम टोटल x कंपोनेंट निकालेंगे, टोटल y कंपोनेंट निकालेंगे, और तब पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने वेक्टर टॉपिक पहले से ही पढ़ चुका है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा वेक्टर वाला टॉपिक आप एक बार देख सकते हैं। अब देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस। जब दो वेक्टर दिया रहे
तब हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे? वही पुराना वाला मेथड, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालेंगे, सबका इंडिविजुअल, सबको ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे। या एक दूसरा रूल होता है, सिर्फ दो फोर्सेस के लिए या दो वेक्टर के लिए अप्लाई होता है, विच इज कॉल्ड द कोसाइन लॉ। ओके, तो कोसाइन लॉ में क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस हो तो हम, और दोनों फोर्सेस का कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन हो, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसको कोसाइन रूल कहते हैं। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या फोर्स, इस टर्म्स में तो इसको फोर्स ही कह सकते हैं। और अगर हम इसके कंपोनेंट वाइज निकाले तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकाल कर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए तीनों का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करेंगे तो हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, हमारे पास दो फोर्सेस है, एक तो 8 न्यूटन का फोर्स है, एक 6 न्यूटन का फोर्स है, और हमें इससे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको दोनों मेथड में, यहाँ तो दो ही फोर्स है तो दोनों मेथड ही अप्लाई हो सकता है, एक तो कंपोनेंट मेथड और दूसरा कोसाइन रूल। चलिए पहले कोसाइन रूल यूज़ करके इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास F1 कितना दिया है यहाँ पे, तो F1 दे रखा है 6 न्यूटन, और F2 कितना दिया है, तो F2 दे रखा है 8 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल देखें तो कितना है, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, टोटल एंगल मिलकर कितना बनेगा, 60 30 मिलकर 90 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखने वाले हैं। अब रिजल्टेंट निकालना होगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो F1 की वैल्यू 6 है। मैं अभी के लिए इसका यूनिट को इग्नोर करता हूँ, जस्ट इसका वैल्यू रखता हूँ 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 2 6 8 एंड cos 90 डिग्री। अब जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाला टर्म तो टोटली 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये तो था कोसाइन रूल यूज करके। अगर हम चाहें तो इसका वेक्टर कंपोनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट मेथड कैसे यूज करेंगे, मान लो कि ये हमारे पास जो F1 है, F1 के x कंपोनेंट निकालेंगे और y कंपोनेंट निकालेंगे। तो अगर x कंपोनेंट निकाले यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं F1x इज इक्वल टू कितना बनेगा, F1 cos 60 डिग्री। ओके, किसी भी वेक्टर के x कंपोनेंट निकालने के लिए, यानी x कंपोनेंट का क्या मतलब, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका बेस हमें निकालना है ना, ये एडजेसेंट साइड निकालना है, इस एडजेसेंट साइड का कितना वैल्यू होगा। ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है 6 न्यूटन है, ये 60 डिग्री है। तो अगर हम इसको x लें तो cos का यूज करेंगे और हम निकाल सकते हैं कितना बनेगा ये, तो 6 न्यूटन cos 60 डिग्री। वही बात यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 6 cos 60 की वैल्यू कितना होता है, तो हाफ होता है, दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। उसी तरह अगर हम F1y निकाले, y कंपोनेंट निकाले, तो लिखेंगे क्या, 6 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6, सो ये हो गया 3√3। उसी तरह इस वाले पार्ट को अगर मैं इसको F2 ले लूँ, तो F2 के लिए अगर हम निकालें तो F2x निकालें तो कितना बनेगा हमारे पास, F2 तो हमारे पास 8 है, तो 8 न्यूटन कॉस, यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री पुट करने वाले हैं। तो ये मिलकर कितना बनेगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये कैंसिल होकर 4 बनेगा, बचेगा कितना, 4√3। ध्यान रहे ये क्या है, F2x है। अब F2y निकालते हैं, इसका y कंपोनेंट।
तो y कंपोनेंट निकालेंगे तो 8 और ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, मतलब कि ये हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर एक क्लू है कि अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो ये डाउन साइड पॉइंट करेगा, और डाउन साइड अप साइड को पॉजिटिव हम लेंगे और डाउन साइड को नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक है, दैट शुड बी x एंड दैट वन इज द y। तो ये किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव y के डायरेक्शन में, इसलिए जब हम y कंपोनेंट लेंगे तो नेगेटिव लेंगे इसके साथ। अब हम टोटल अगर fx की वैल्यू निकालें तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो यहाँ पर है जो कि 3 न्यूटन का है, तो हमने 3 न्यूटन लिखा। दूसरा जो x कंपोनेंट है वो ये वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा 4√3। और उसी तरह y वाला की बात करें तो y का वैल्यू कितना है, 3√3 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3√3। और ये y दूसरा वाला जो है वो 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो थोड़ा स्पेस मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और अब हम निकालें इसका रिजल्टेंट, तो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। एक्स हमारे पास कितना है, ये वाला पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 प्लस 4√3 टू होल स्क्वायर। और वाई वाले पार्ट को लिख सकते हैं हम 3√3 माइनस 4 टू होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, a प्लस बी टू होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 48 प्लस 2ab 24√3 प्लस इसका करें तो ये कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2ab 12, 2 जा 24√3, ये कैंसिल्ड हो गया। और अगर हम सबको ऐड करें तो 6 7 13 9 30 0 1 कैरी करेगा, फिर 4 that would be equal to again 100, that is 10। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कंपोनेंट मेथड भी यूज करके इसके फाइनल आंसर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंपोनेंट मेथड जो है लिटिल बिट लेंदी है, लेकिन बहुत सारे केसेस में कंपोनेंट मेथड भी ईजियर होता है, वो ज़्यादा शॉर्टकट होता है। ज़्यादा ईजियर तब होगा जब बहुत सारे एक से ज़्यादा फोर्सेस, आई मीन 2 से ज़्यादा फोर्सेस दिए रहे, उस कंडीशन में कंपोनेंट मेथड ही हमारे पास उपाय रहता है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए।